और बात करते हैं उन्नाव में भूमाफिया डॉक्टर नसीम पर एक्शन हुआ है। डॉक्टर नसीम की 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर संपत्ति की कार्रवाई मुनादी कराई है और जाजमऊ में सरकारी जमीनों पर कब्जा मुक्त कराया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। आपको बताते चले उन्नाव में भूमाफिया डॉक्टर नसीम पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जरा बताइए, बड़ा एक्शन लिया गया है, 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। जी बिल्कुल, बता दें कि जो आरोपी हैं डॉक्टर नसीम अहमद, उन पर गैंगस्टर का मुकदमा बीते दिनों दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके एक सहयोगी और एक भतीजे को गिरफ्तार किया था। तीनों लोगों को जेल भेज दिया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी नसीम अहमद को जिला बदर कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने और डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की है। ये अब तक की सबसे बड़ी कुर्की की कार्रवाई है। 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें रेस्टोरेंट समेत कई जमीनें शामिल हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई अभी और बढ़ सकती है। फिलहाल जो उन्नाव डीएम अपूर्वा दुबे हैं, वो लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये देखने वाली बात होगी ये कि बीते दिनों में उन्नाव जनपद के अंदर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। 90 करोड़ 13 लाख रुपए से ज्यादा की ये संपत्ति कुर्क के जब्त की गई है, जहां पुलिस ने मुनादी कर यहाँ पर बोर्ड लगाया है, जिसके चलते कि कोई व्यक्ति यहाँ पर कब्जा ना कर सके, यहाँ अवैध तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त ना हो सके। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उन्नाव से ही खबर है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मारान मोहल्ले में रहने वाली महिला को उसके ही पति ने बंद कमरे में धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। बांगरमऊ कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चौथा दिन है दिल्ली सावा था दमाद अब बिटिया हमारी हिये हती कोई बात नहीं भाई, हमारे सामने हंसी खुशी बोला बदलावा किए, रात में खाना खाएं सब हंसे खुशी, अब अच्छी तरह लेके आए। हाँ हम ऊपर भैया हते हाँ भैया पता नहीं कब रात में इनकी दोनों बात भाई फतेहपुर के थाना थरियाओं के घुरी बुजुर्ग गांव में लकड़बग्घा निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी है। वन विभाग के अधिकारियों ने रेस्क्यू कर लकड़बग्घे को पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ा। गाजियाबाद की इंदिरापुरम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो एनसीआर में गाड़ियों के लॉक तोड़कर ईसीएम चोरी किया करते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक गाड़ियों के लॉक तोड़ने के सामान, चोरी के 12 ईसीएम और लगभग 10,000 रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस फरार हरीश और कबाड़ी दिलशाद की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश की अपनी T20 लीग यानी कि यूपी T20 लीग का अनावरण किया गया है। इस मौके पर लखनऊ में प्रतिष्ठित ट्रॉफी का अनावरण भी हुआ है। इस मौके पर जर्सी की लॉन्चिंग की गई है। इस मौके पर राजीव शुक्ला ने कहा है कि यूपी के एक बड़े चंक को अवसर मिल रहा है, जिसे वो टैलेंट दिखा रहे हैं। नोएडा से लेकर बलिया तक के खिलाड़ियों को मौका दिया गया और इस कार्यक्रम में यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष DS चौहान भी मौजूद रहे। तो यूपी T20 लीग का आज से शुभारंभ हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर जर्सी लॉन्च की गई इस कार्यक्रम के दौरान, जिसकी तस्वीरें लखनऊ से सामने आई हैं और यूपी के खिलाड़ियों को अब मौका मिलेगा। जो लीग का फॉर्मेट रखा है उसको अगर आप अध्ययन करेंगे तो ये लीग बेसिकली क्रिकेट को एनकरेज करता है यूपी में। जो हमारे टीम फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं ये क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एकेडमीज को क्रिएट करेंगे, पिचेस को क्रिएट करेंगे, खिलाड़ियों को कोच करेंगे, बढ़ावा देंगे।
तो वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला कहीं किसी भी विभाग का खिलाड़ी हो, किसी भी समाज का हो, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े चंक प्लेयर्स के चंक को जो 150 के करीब है, उनको अवसर मिल रहा है कि वो जो है अपनी प्रतिभा को दिखा सके, अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर सके। पिछले 15 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं यूपीसी जब तक देखता रहा, मैंने जो है नोएडा से लेके और बलिया तक हर जगह के प्लेयर्स को अवसर दिया। मैंने इसको कानपुर और वहां तक नहीं केंद्रित रखा लखनऊ तक। मैंने काम ही एक, जबकि मैं कानपुर का हूँ, लेकिन इसके बावजूद हमने सब अवसर पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया। शाम 7 बजे की बड़ी खबरों में हम आपको दिखाएंगे कि आज अहम खबरें क्या हैं। पहली खबर, यूपी, देश में यूपी का डंडा लगातार बज रहा है। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दूसरी खबर में दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुरीद साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने आज रामलला के दर्शन पूजन किए हैं। तीसरी खबर में दिखाएंगे कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह की कल पुण्यतिथि है। कल अलीगढ़ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के कई बड़े दिग्गज शामिल होंगे। और चौथी खबर में दिखाएंगे संभल में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पांचवी खबर में अगस्त महीने में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और छठी खबर में दिखाएंगे कि फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। इन खबरों को विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म जगत के सुपरस्टार रजनीकांत भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर बजरंगबली का दर्शन पूजन किया है और उसके बाद रामलला के दरबार भी पहुंचे, जहां विराजमान रामलला से आशीर्वाद भी मांगा है और बन रहे भव्य निर्माणाधीन मंदिर को करीब से देखा है। और इतना ही नहीं, सुपरस्टार रजनीकांत ने भगवान राम की जन्मस्थली पर मत्था टेक कर उन्हें प्रणाम भी किया है। रजनीकांत ने कहा कि हमारा बहुत दिन से इरादा था कि भगवान राम की नगरी अयोध्या आने के लिए, आज हमारा सपना पूरा हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। ये बहुत सालों का इरादा था, आज पूरा हो गया, आज पूरा है। जिस तरह से राम कॉरिडोर बन रहा है, रामलला का पूरा कॉरिडोर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत चारित्रिक है, बहुत चारित्रिक है। और खुलने के बाद और देखो कैसे होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजनीकांत पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में रामलला के दर्शन पूजन किए। अयोध्या में मंदिर निर्माण की प्रगति से वो खुश दिखाई दिए। वहीं शनिवार को सीएम योगी से मुलाकात के दौरान उनके पैर छुए, जिसकी चर्चा चौतरफा है। इससे पहले ही शनिवार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ लखनऊ में फिल्म जेलर देखिए। आप देख रहे हैं ये 3 तस्वीरें, जिसमें रजनीकांत अपने उत्तर प्रदेश भ्रमण के दौरान काफी खुश दिखाई दिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सीएम योगी और रजनीकांत की मुलाकात की धूम है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर क्या छुए, ये खबर दक्षिण के अखबारों और चैनलों की हेडलाइन बन गई। आपको बताते चले कि सीएम योगी के देश नहीं विदेशों में भी जलवा है। सीएम योगी का बुलडोजर वाला एक्शन हो या फिर यूपी को नंबर 1 बना रही है और उनकी नीतियां सबकी चर्चा होती रहती है। अब यूपी हर पैमाने पर नंबर 1 बनता जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की बाढ़ आई है, वहीं उत्तर प्रदेश बैंकों और पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। गरीबी उन्मूलन, बैंकिंग, पर्यटन और शेयर बाजार निवेश से जुड़ी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पछाड़ दिया है। विकास पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ते उत्तर प्रदेश की उजली तस्वीर भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च, भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट से सामने आई है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 31 करोड़ घरेलू पर्यटकों के साथ रिकॉर्ड तोड़ते हुए यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। शेयर बाजार में नए निवेशकों के मामले में देश भर के पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। इनकम टैक्स फाइल करने वालों की संख्या और बैंकों के पसंदीदा निवेश वाले राज्यों में भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इन रिपोर्टों से साफ है कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत दिख रहा है। राज्य को मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 21.91 लाख करोड़ रुपए की आमदनी होने का अनुमान है। सीएम योगी की नीतियां रंग ला रही हैं। कोविड के बावजूद उत्तर प्रदेश की आर्थिक रफ्तार तेज है।
यूपी ने बैंकिंग, पर्यटन हो, गरीबी उन्मूलन हो, शेयर बाजार में निवेश को, यानी सबको पछाड़ा है। इन क्षेत्रों में यूपी ने सभी को पछाड़ा है। यूपी विकास, आर्थिक तरक्की और कामयाबी की नई इबारत लिख रहा है। यूपी गरीबी उन्मूलन और शेयर बाजार में निवेश, घरेलू पर्यटकों में दूसरे राज्यों से आगे है। यूपी इनकम टैक्स फाइल करने वाले संख्या और बैंकों की पसंद वाला जगह है, निवेश वाले राज्यों में सबसे आगे है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, पर्यटन मंत्रालय, आयकर विभाग और नीति आयोग की अलग अलग रिपोर्ट में यूपी नंबर 1 है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गौवंश आश्रय स्थलों के प्रबंधन और प्रदेश में दुग्ध उत्पादन संग्रह की स्थिति की समीक्षा की है। सीएम योगी ने अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि समाज के सहयोग से ही निराश्रित गौवंश संरक्षण का प्रयास सफल होगा। स्थान के अभाव में गौ सेवा की इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि गौवंश पालकों और गो आश्रय स्थलों को हर महीने तय समय पर डीबीटी से धनराशि मिले और हर नगर निगम में इलेक्ट्रिक पशु शवदाह गृह बनेगा। और बड़ी खबर आ रही है, कल उत्तर प्रदेश बीजेपी की बड़ी बैठक है। नए वोटरों को जोड़ेगी बीजेपी। उत्तर प्रदेश में अभियान चलाएगी बीजेपी। वोटर जागरूकता अभियान चलाएगी। 1 करोड़ नए वोटरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा के बीजेपी सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि बदनाम इंडिया नाम का विपक्ष का गठबंधन सितंबर महीने में टूट जाएगा। कठेरिया ने कहा है कि सबसे पहला व्यक्ति केजरीवाल भागेंगे, दूसरे नंबर पर बिहार के नीतीश कुमार और उसके बाद ममता दीदी और फिर नकली हिंदुत्व वाला उद्धव ठाकरे भागेंगे। बीजेपी की यूपी में 75+ सीटें आएंगी। नाम के संगठन में जो फूट है, सबसे पहले केजरीवाल भागेगा, उसके बाद बिहार के पलटूराम भागेंगे। ये संगठन चलेगा नहीं। सारे लोग अपने अपने दल से अपने अपने चुनाव से लड़ेंगे, जिनकी जमानतें जब्त होंगी लोकसभा में। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की कल दूसरी पुण्यतिथि है। इसको लेकर अलीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नुमाइश ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कल सावन का सोमवार भी है। कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं। इस कार्यक्रम में 50 से 60 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना है। देखिए, कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्रियों में श्रीमती स्मृति ईरानी जी, पीयूष गोयल जी और बाकी हमारे प्रदेश सरकार के भी माननीय कैबिनेट मंत्री काफ़ी हैं गणमान्य, जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। केंद्रीय मंत्री भी अन्य और हैं जो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिनकी अभी तक सहमति आ चुकी है। और सभी लोग बाबूजी की इस द्वितीय पुण्यतिथि में जो एक हिंदू गौरव दिवस के रूप में जिस कार्यक्रम को हम सब लोगों ने बना रहे हैं, जनपद के और जनपद के बाहर के आसपास के जनपदों से भी लोग आएंगे और उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। वो मंगलवार सोमवार का दिन है, इसलिए उस कांवड़ियों में भी उस मॉर्निंग टाइम में होंगे। उसको देखते हुए उसके मद्देनजर पुलिस प्रबंध और व्यवस्थाएँ की गई हैं। वाहनों को आने और उनकी पार्किंग इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि शहर का सामान्य आवागमन प्रभावित। सुरक्षा की बात करें तो हमारी LIU की यूनिट्स, फायर सेफ्टी की यूनिट्स, इसके अलावा हमारी क्राइम टीम्स आदि सभी सतर्क रहते हैं। और जो विशेष तौर से ट्रैफिक का भी इसमें स्पेशल रोल होता है, जिसमें विभिन्न डाइवर्जन आदि किए जाते हैं
और फ्लीट आदि की मूवमेंट की व्यवस्था एवं आने जाने वाले लोगों की व्यवस्था सुगमता से हो, इसको सुनिश्चित किया जाता है। आसपास के क्षेत्रों में कार्यक्रम से पहले ड्रोन से भी निगरानियां की जाती हैं और अराजक तत्वों पर भी नजर रखी जाती है। संभल के गढ़ी बिचौला गांव में डेंगू बुखार से 2000 से अधिक लोग बीमार हैं। डेंगू से अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। आसपास के कस्बों और गांव में लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। गांव में ग्लूकोज की बोतल पेड़ में रस्सी के सहारे लटकी हुई है और डेंगू के मरीज का इलाज चल रहा है। जी जी, कितने लोग बीमार हैं? बीमार 250-300% हम दवा वितरित की, जिसमें हमें 40-50% हमें ऐसे लगे। तो क्या कैंप और लगेगा दोबारा से, वहाँ पर कुछ अभियान चलाया जाएगा और कब चलेगा डॉक्टर साहब ये? हमारी जरूरत पड़ती है, हमने कल फोन करके आज तक फोन करवा दिया है। यहाँ पे हमारे सीएससी पे और उनकी जांचें करवानी है, तो हमने फोन करवा दिया प्रधान जी को भी, जितने लोग आ सकते हैं भेजिए। यहाँ पर और सारी जांचें हो जाएगी और उनको सारी दवाएं उपलब्ध हो जाएगी। अगर बोतल की आवश्यकता आईवी का आवश्यकता आईवी हमारे मिलते हैं। यहाँ संभल के गांव में मलेरिया डेंगू ने कहर बरपाया है। यहाँ का गांव गढ़ी बिचौला में करीब 2 से 2,500 लोग अगर प्रधान की माने डेंगू मलेरिया से बीमार हैं, जो आसपास के गांव में अपना इलाज करा रहे हैं, आसपास के कस्बों में इलाज करा रहे हैं। ज़्यादातर इलाज निजी हाथों में है और घर घर में मरीज हैं, घर घर में खाटें पड़ी हुई हैं। हमने इस गाँव में देखा है, एक पेड़ पर एक बोतल लगवा कर एक मरीज अपना इलाज करा रहा है। हालांकि हेल्थ महकमे ने यहाँ पर कैंप लगाकर इलाज का दावा किया है, मगर जहाँ ये दावा पूरा नहीं है, इलाज के नाम पर केवल फॉर्मेलिटी बरती गई है, वही गांव में जलभराव और गंदगी की समस्या भी यहां पर मौजूद है, जिससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार डेंगू से अब तक कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सुनील कुमार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, संभल। हरदोई में बाढ़ग्रस्त इलाके का प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने निरीक्षण किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की है और राहत सामग्री वितरित की गई। सवाईजपुर और बिलग्राम तहसील क्षेत्र में गंगा और अमगा नदी के किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ के पानी से 38 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण नाव से आवाजाही कर रहे हैं। गांव में बाढ़ का पानी भर जाने से ग्रामीणों को पानी की समस्या हो गई है। पीड़ित मकानों की छतों और सड़क किनारे पॉलिथीन लगाकर गुजर बसर करने को लोग मजबूर है। फर्रुखाबाद में पिछले करीब 1 महीने से बाढ़ का दंश झेल रहा है। गांव ही नहीं, शमशान घाट में भी पानी भर चुका है। अब तक जो है हम लोगों ने टोटल 12,368 पैकेट बांट दिए गए हैं और नए सिरे से हम लोग सर्वे करा के जो और लोग जो नए गांव प्रभावित हुए हैं या जहां पे अब राशन सामग्री खत्म हो गई है, उन सारे जगहों पर नए किट बढ़ाए। देखिए, अमृतपुर के क्षेत्र में जो है काफ़ी गांव जो है प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि बिल्कुल पानी जो है सड़कों के आसपास आ गया है। तो इसमें गाँव की संख्या कुछ घट बढ़ सकती है। हम लोग इस पर लगातार जो है नजर बनाएंगे। पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते हरदोई में गंगा और अमगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इससे नदी के किनारे बसे 20 से ज्यादा गांव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। नदियों का पानी गांव में भी घुस रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की खबर दिखाई थी। इसके बाद सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कवायद तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी ने भी बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ चौकियों और राजस्व टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। रामगंगा के किनारे हम लोग हैं। रामगंगा का पानी इस समय तेजी से बह रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रामगंगा का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन गंगा का जलस्तर अभी घट नहीं रहा। वो 21 तारीख के बाद, जैसा सिंचाई विभाग ने मुझे बताया, 21 तारीख के बाद घटने की संभावना है और उसी की वजह से बैक वाटर की वजह से रामगंगा का जलस्तर अभी घटता हुआ दिख नहीं रहा, बट उसका स्थिर हो गया है। अभी हम लोगों ने जा करके, प्रधान जी भी साथ में थे और भी गांव के स्थानीय लोग थे, हमारे कई विभागों के अधिकारी थे, उन सबके साथ में जा करके हम लोगों ने विभिन्न मजरों में लोगों से बातचीत की, उनका दुख दर्द पूछा, उनका हालचाल लिया। शाहजहांपुर की रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। 24 गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं और कई गांव बाढ़ से पूरी तरह से
प्रभावित हैं। वहीं जिससे लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई परिवारों ने सरकारी अस्पताल में शरण ली है। वहीं कुछ लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। पीड़ितों को खाने के पैकेट बंटवाए गए हैं। थाना मिर्जापुर के दर्जनों गाँव के ग्रामीण इन दिनों बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं बारिश से बाढ़ आ गई तो कहीं आसमान से एक बूंद भी पानी नहीं टपका। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मौसम की बेरुखी की मार से आम जनजीवन के साथ साथ अब फसलें भी सूखने की कगार पर हैं। कम बारिश होने से किसान मायूस हैं। गांव वाले इंद्रदेव को मनाने के लिए 11 दिनों से लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं ताकि बारिश हो और फसलें सूखने ना पाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ग्राम में बारिश नहीं हो रही है। बारिश के होने की वजह से 3 जगह हमारे ग्राम में हवन पूजा किया गया है। गांव में बारिश नहीं हो रही है। दूर दूर दिल्ली और गुजरात, राजस्थान सब जगह बारिश हो रही है। यहाँ यूपी में जौनपुर में अक्सर मान के यहाँ पे बस सूखा रही थी। सब किसान इस टाइम परेशान है। सब देवता और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, हम दुनिया सूखी जा रही है पानी के लिए और आपने बारिश नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे आनंद होगी। भगवान बरसाए, दुनिया सुखाता पानी बदे, खेती बाड़ी, हाँ यही बदे हमसे पूजा पाठ करते रहे हैं जो बारिश हो। कोर्ट के आदेश को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन उसमें अहम भूमिका निभाने वाले वकील कोर्ट की अवहेलना करते हुए दिख रहे हैं। कानपुर में एक वकील ने फर्जी दस्तावेज बनाकर कोर्ट को गुमराह कर आरोपी को जमानत दिलवाकर जेल से रिहा करवा लिया। कोर्ट के जरिए जमानत निरस्त करने के आदेश की फर्जी जमानत स्वीकृत का आदेश बनाया और परवाना बनवाकर आरोपी को जेल से रिहा करवा दिया। पीड़ित पक्ष के वकील की शिकायत पर जिला जज ने जांच करवाई तो कोर्ट के पेशकार की मिली भगत भी सामने आई है, जिसके बाद पेशकार को निलंबित कर दिया गया है। रेप और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने पहले जमानत नहीं दी थी, लेकिन उसके वकील ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर जमानत ले लिया। जमानत मिलने के बाद आरोपी पीड़ित परिवार को धमकाने चला गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने जांच कराई तो सारी सच्चाई सामने आ गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 25 कानपुर नगर के न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2060 सन 2023 में अभियुक्त नरेंद्र सचान नाम जो पिपौरी नई बस्ती का रहने वाला था, उसको दिनांक 24/7/2023 को माननीय न्यायालय के द्वारा उस अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था। जबकि उसके बाद उसने कहीं भी अतिरिक्त अपनी उस आदेश के विरुद्ध नहीं जाकर पेशकार के जरिए एक कूट रचित फर्जी जमानत आदेश तैयार कराकर उस पत्रावली पर लगवा दिया और जो निरस्ती आदेश था उस पत्रावली से गायब करा दिया गया।